नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। और यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस कहानी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। आज दुर्गा जी के बड़े बेटे की शादी आखिरकार बड़े ही धूमधाम से गायत्री देवी की बड़ी लड़की विद्या से तय हुई। कुछ ही दिनों में शादी हो गई और बहू विद्या ने दुर्गा जी के घर पर कदम रखा। विद्या एक ओर जहाँ मायके में घर की सबसे बड़ी लड़की थी, वहीं खुदा न खास्ता ससुराल में भी बड़ी बहू बन गई। इसे ही कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी। दुर्गा जी का बेटा रोहन LIC में कैशियर पद पर कार्यरत था, तो उनकी बहू भी कहाँ बेटे से कम थी। पढ़ी लिखी BA और B.Ed थी। B.Ed घर के सभी नाते रिश्तेदार, मोहल्ले की महिलाएं आपस में बातें कर रही थी। दुर्गा जी की तो किस्मत ही बुलंद निकल गई। जैसा नाम वैसा ही भाव, सुंदर सुशील शांत स्वभाव की हमारी बहू विद्या। दुर्गा जी खुशी से विद्या की बलैया लेते हुए कही और उसके माथे को चूम ले। सभी बहू को देखकर तारीफ पर तारीफ कर रहे थे। ये देख दिव्या जी फूले ना समा रही थी। बहू दिव्या का घर में चावल से भरे कलश गिरा के आगमन हुआ। कुछ देर तक तो रस्मों रिवाजों की घड़ी चलती रही। फिर दुर्गा जी ने अपने दोनों बेटियों के साथ विद्या को उसके कमरे में ले जाने को कहा। विद्या अपनी दोनों ननद निशा और मीरा के साथ अपने कमरे में आ गई। विद्या कुछ देर तक तो बिल्कुल असहज महसूस कर रही थी, बिल्कुल नर्वस। लेकिन दोनों ननद ने विद्या के साथ जमकर ठहाके लगाए। परिवार के और भी बच्चे विद्या के कमरे में ही आकर बैठ गए। समय बीतता जा रहा था। विद्या रात भर की थकान से बिल्कुल सुस्त हो चुकी थी, ऊपर से भारी लहंगा। तभी दुर्गा जी आई और बोली, अरे तुम सब यहाँ क्या जमावड़ा लगाए हो? अरे भाभी सदैव के लिए यहीं आई हैं, अब कहीं और थोड़ी जाने वाली। चलो निकलो, उसको भी आराम करने दो। मीरा भाभी की मदद कर दो और लहंगा बदल कर बहू तुम थोड़ा आराम कर लो। जी मम्मी जी, विद्या ने धीरे से जवाब दिया। सभी दुर्गा जी का आदेश पाकर कमरे से बाहर चले गए और मीरा और विद्या मिलकर लहंगे को बदलकर आराम करने को लेट गई। भाभी इतना सुंदर लहंगा कहाँ से लिया आपने? वही मेवालाल जी के यहाँ से, विद्या ने जवाब दिया। बहुत ही मस्त है, मैं भी वहीं से लूंगी। दोनों के बीच बातचीत होते होते कब आंख लग गई विद्या को पता ही न चला। तभी विद्या को किसी के कमरे में आहट सुनाई दी। विद्या हड़बड़ा कर उठकर बैठ गई। किसी तरह असहज तरीके से पलंग के किनारे खड़ी हो गई। सामने उसका पति रोहन और उसके दोनों देवर करण और विशाल खड़े थे। रोहन कुछ बोलते उससे पहले करण ने मजाक के रूप में हंसकर कहा, अरे भाभी इतना सम्मान दोगी ना तो दिन भर बस उठक बैठक ही करती रह जाओगी, क्यों रोहन भैया? उन दोनों ने चुटकी लेते हुए मीरा को जगाया। अरे ओ मोटी उठ, शाम हो गई है, कितना सोना है तुझे? रोहन भी अपना सामान लेकर वापस के कमरे के बाहर चले गए। विद्या अब थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही थी। तभी दुर्गा जी और निशा उसकी छोटी ननद के साथ आई। अरे बहू आराम कर ली हो तो अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाना, मुंह दिखाई की रस्म है। जी माँ जी, विद्या ने सर हिलाकर जवाब दिया। दुर्गा जी जाते जाते निशा को सहेज गई, सुंदर से सजा कर लाना अपनी भाभी को, ताकि सब लोग देखते ही रह जाएं। अरे मम्मी भाभी क्या सुंदर बनाना, भाभी तो पहले से ही सुंदर हैं। विद्या कुछ ही देर में चुनरी वाली साड़ी पहनकर घूंघट में नीचे आ गई। सबके पैर छूकर वहीं बीच में बैठ गई। विद्या को सबने ढोलक दे दी। कुछ देर तो विद्या चुप रही, फिर उसे जो आता था उसने थाप सुना दी। थाप के साथ ही गुनगुना भी दी। सबने जमकर ताली बजाई। फिर शुरू हुई मुंह दिखाई की रस्म। सब लोग विद्या की तारीफ कर रहे थे, मगर विद्या इतनी थक चुकी थी कि उसे ये सब बिल्कुल रास नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी सबको मुस्कुरा के जवाब देना और लगातार पैर छूना, उसके आज कमर ही टूट रहे हों। जैसे तैसे रिवाज समाप्त हुए। कुछ रिश्तेदार आज ही अपने घर को लौट गए। विद्या भी अपने कमरे में आ गई। सबके चहल पहल के बीच वो पैर को सीधा करके लेट गई। तभी विद्या की ननद मीरा कमरे में आई और बोली, भाभी कल आपका एग्जाम है, और आंख मारते हुए बोली, ऑल द बेस्ट भाभी, गुड नाइट। विद्या कुछ समझती कि मीरा दरवाजा बंद करके चली गई।
रात को कमर दर्द से विद्या इतना रोने लगी कि उसे घर की याद आ गई। तभी बगल में लेटे पतिदेव रोहन की नींद खुल गई। क्या हुआ विद्या? विद्या चुप होकर बोली, कुछ नहीं जी, बस हल्का कमर में दर्द है, लेटा नहीं जा रहा है। क्या यहाँ आयोडेक्स है? हाँ, मैं अभी देता हूँ। पतिदेव झट से वार्डरोब से आयोडेक्स निकालकर विद्या की ओर बढ़ा दिए। विद्या लगाकर फिर लेटी तो सो ही गई। अगले दिन विद्या सुबह सुबह ही नहा धोकर नीचे आ गई। मंदिर में हाथ जोड़ वो 2 मिनट तक पूजा की, फिर मम्मी जी को शांत होकर देखती रही। दुर्गा जी गुनगुनाते अंदाज में फूलों को क्यारियों को ऐसे सींच रही थी मानो पूरे घर की देखभाल ही ऐसे की हो। पापा जी बाहर गार्डन में बैठकर पेपर पढ़ रहे थे। सालों के पास खबर कम, अब विज्ञापन ज्यादा रहता है। मौसा जी हाँ में हाँ मिलाए पड़े थे और एक साथ बैठकर चाय की चुस्की के साथ भड़ास निकाल रहे थे। तभी मम्मी जी की नजर मुझ पर पड़ गई। अरे विद्या बहू, तुम कब आई? सोई नहीं की ठीक से? मुझे लगा तुम भी मीरा और निशा की तरह ही सुबह देर से ही उठती हो। बोलते हुए मम्मी जी मेरे नजदीक आई और हाथ पकड़ते हुए बोली, बहू आज तुम्हारी पहली रसोई है। वैसे तो मैंने तुम्हारे खाने की बहुत तारीफ सुनी है, मगर अब चखने के दिन आ गए हैं। इतना कहते हुए वो मुस्कुरा दी और मैं चुपचाप उनकी बातों पर सिर हिला दी। मेरा सिर हिलाना की मम्मी जी ने कहा, बहू आज तुम क्या बनाओगी? शुरुआत तो पहले रसोई की मीठे से होती है, जिससे परिवार में सदैव रिश्ता मीठा मीठा रहे। ऐसा करो, तुम हलवा या खीर बना दो। जी माँ जी, विद्या ने दुर्गा जी को सर हिलाकर जवाब दिया। तभी ननद मीरा आई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, गुड मॉर्निंग भाभी। चलिए आपको आपकी रसोई से परिचित कराती हूँ। ये है आपकी रसोई और ये रहा सारा सामान, गाजर का हलवा बनाने वाला और खीर बनाने वाला। ऑल द बेस्ट भाभी। इतना बोलते हुए मीरा किचन से बाहर चली गई। विद्या बिल्कुल अकेले ही किचन में कुछ पल तो खड़ी थी, मगर मानो उसे लाइटर भी जलाने ना आता हो। किसी तरह गैस जलाकर उसने ज्यों ही कढ़ाई चढ़ाई। उन्हीं बीच दुर्गा जी रसोई घर में झांक कर बोली, अरे बहू, घी कम डालना, तुम्हारे ससुर जी को कम देना है। उनका इतना बोलना ही कढ़ाई में घी थोड़ा ज्यादा ही गिर गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अब क्या करूं? सब क्या कहेंगे मुझसे? आज तक तो सिर्फ 4 लोगों का ही खाना नाश्ता बनाई हूँ और यहाँ 10 लोगों का कैसे बनाऊं? उसने अग्नि देवता को प्रणाम करते हुए वापस से शुरुआत की। पहले खीर चढ़ाई, फिर दूसरे तरफ हलवा। इतना सा करने में उसे आधा 1 घंटा लग गया। फिर दोबारा दुर्गा जी आई और बोली, कोई चीज चाहिए तो नहीं? कोई मदद चाहिए तो बोलो। दुर्गा जी ने मुस्कुराते हुए बोला, अब मैं नई नवेली क्या बोलती भला किसी से कि मदद चाहिए? मदद एक लोग तो दे ही रही है, लेकिन ससुराल में पहले दिन कौन लड़की भला बोल पाती है? विद्या अंदर ही अंदर ऐसा महसूस कर रही थी कि जीवन में उसने कभी भी काम नहीं किया है। हाथ शुरू में तो कांपने लगे, लेकिन फिर विद्या पूरे हिम्मत के साथ किचन में खुद का माइंड मैप की और किसी तरह दोनों चीजें बनाकर तैयार कर दी। सासू माँ और दोनों ननद किचन में आई और बोली, वाह क्या खुशबू है माँ। दुर्गा जी दोनों चीज बना देखकर खुश होकर बोली, अरे वाह, दोनों ही चीज बना दी। मुझे लगा पता नहीं तुमसे होगा कि नहीं। वाकई जैसा नाम वैसा ही काम। ये सब देखकर दिल प्रसन्न हो उठा। अच्छा मीरा, निशा, दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सबके लिए प्लेट में गाजर का हलवा और कटोरी में खीर निकाल दो। इन्हीं बीच दुर्गा जी ने अपने गले में डली हुई चैन को निकालकर बहू विद्या को पहनाते हुए बोली, ये खानदानी चैन है, मेरी सास ने मुझे पहली रसोई पर दी थी और उनकी सास ने उन्हें। अब ये तुम्हारे लिए है, क्योंकि अब से रसोई की मालकिन तुम हो। बाकी कामों के लिए तो नौकर चाकर लगे हैं, मगर खाना हम बहू के हाथ का ही खाएंगे। विद्या उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। अच्छा बहू, जाओ तुम ऊपर आराम करो, अभी निशा तुम्हें नाश्ता ऊपर ही पहुंचा देगी।
जी माँ जी, विद्या सर हिलाकर ऊपर आ गई। विद्या का सारा दिमाग हलवा और खीर पर लगा था। न जाने सबको कैसा लगा। पतिदेव और रोहन विद्या को देखकर बोले, अरे तुम्हारा दर्द कैसा है, अब ठीक तो है? हाँ तो आराम करो, घूम क्यों रही हो? विद्या 2 पल को रोहन को देखती रही और रोहन सीढ़ी से नीचे उतर गए। नीचे से सभी की आवाज आ रही थी, अरे वाह, क्या लाजवाब रबड़ी जैसी खीर बनी है, मजा आ गया। तभी निशा आई और गाजर का हलवा खीर लेकर बैठ गई और गाल को खींचते हुए बोली, लाजवाब बनाया है आपने। इतना सुन विद्या मुस्कुरा दी। यहीं से शुरू हुई विद्या के जीवन का नया सफर। जिस पहले सफर में वो पास हो जाने से थोड़ी खुद को सहज महसूस कर रही थी, वक्त बीतता गया और दिन हंसते बतियाते निकल गया। तभी माँ ने बताया, बहू कल दावत है, तुम्हें सबके लिए अपने चटक हाथों से खाना बनाना होगा। विद्या मन ही मन सोची, 8-10 लोग ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन दुर्गा जी ने जब बताया कि कुल 20 लोग दावत पर आ रहे हैं हमारी बहू के हाथ का खाना खाने, ये सुनते ही विद्या के होश उड़ गए। 20 लोग का खाना? फिर उससे लगा, जब इतने लोग आ रहे हैं तो सब उसके साथ मिलकर हाथ भी बटाएंगे ही। विद्या पूरी रात इसी में बात में उलझी रही कि इतने लोगों के लिए क्या बनाए वो। अगली सुबह विद्या जब नहा धोकर आई तो विद्या मंदिर में हाथ जोड़कर ज्यों पलटी। दुर्गा जी बोले, कितनी संस्कारी बहू है हमारी। विद्या ज्यों पैर छुई तो आशीर्वाद देते हुए दुर्गा जी बोली, अरे बहू, कल बताई थी ना आज घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुमने क्या क्या सोचा बनाने को? विद्या बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या बोले वो सासू माँ से। उसने 2 पल रुककर बोला, मम्मी जी आप बता दीजिए, वही बना दूंगे। फिर दुर्गा जी ने शुरू किया खाने का मेन्यू बताना। सब्जी में मटर पनीर की सब्जी, दम आलू, पूरी पुलाव, बूंदी का रायता, सलाद और मीठे में तुम चाहो तो खीर बना लो या रहने दो, मीठे में हम लोग रसगुल्ला चला देंगे, बहुत सारा रखा हुआ है। जी विद्या इतना सब सुनकर चौंक गई। फिर सोची, इतना चाहने वाला ससुराल मिला है। इतने लोग के खाना बनाने के लिए कम से कम 2 नंदों में से एक भी साथ रहेंगी तो सब झटपट हो जाएगा। विद्या किचन में गई और सारे सामान ढूंढने की कोशिश करने लगी। विद्या सोचने पर मजबूर हो गई कि कैसे वो इतना कुछ बनाएगी। विद्या भी सोच ही रही थी कि कैसे किसी को आवाज दूं। तभी विद्या की ननद मीरा किचन में आ गई। भाभी क्या खोज रही हो आप? वो खाना बनाना है ना, तो वही सारा सामान ढूंढ रही हूँ। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हम क्योंकि अभी आप नई हैं ना, मीरा मुस्कुराते हुए बोली और झट से सारा सामान उसने 2 मिनट में रैक पर रख दिया। क्या क्या बनाना है? विद्या ने बताया। उसकी ननद ने तुरंत सारे सामान इकट्ठा कर निकाल दिया और किचन से चलती बनी। हर कुछ मिनटों पर विद्या की दोनों ननद आकर किचन के दरवाजे से पूछती, अरे भाभी कोई काम हो तो बताइए। विद्या के बिन जवाब सुने मुस्कुराकर चल देती। विद्या मन ही मन सोचती कि कैसा परिवार है, अगर इन लोगों को मेरी मदद ही करनी होती तो बिन पूछे ही मिलकर काम करा देती, लेकिन इन लोगों को तो फॉर्मेलिटी करनी है। करते करते विद्या लगभग सारे खाने बना चुकी थी, बस पूरी बेलने को था। तभी घर पर पतिदेव रोहन आ गया और विद्या को अकेले किचन में देखकर अपनी बहनें से बोले, अरे कम से कम अपनी भाभी का हाथ तो बटा लो। भाई की बात सुनते ही दोनों बहनों ने एक सुर में कहा, हमें तो बड़ी अच्छी भाभी मिली है जो कोई काम ही नहीं कराती। इतनी प्यारी भाभी किसको मिलने वाली? ये सब सुनकर विद्या दुखी हो गई कि कैसी बहनें हैं जो भाई के आगे भी मुकर गई। सबको बस खाना खाने की बारी थी और विद्या की दोनों ननद सबको सर्व करती गई। सभी लोग खाने की तारीफ कर रहे थे। इधर विद्या किचन में खड़ी खड़ी बिल्कुल थक चुकी थी। उसे अब सिर्फ बैठने की इच्छा थी, लेकिन कहाँ आसान होता है ये सब ससुराल में। उन्हीं बीच बीच में कभी मौसी, कभी चाची, कभी कोई आ ही जाता
और उन्हीं बीच में सबका पैर छूना, सब कुछ एक आजाद घर की लड़की के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आखिरकार किसी तरह वक्त बीतता गया। सासू माँ बड़ी खुश थी कि उनकी बहू की तारीफ हुई, लेकिन बहू की स्थिति का अंदाजा महज सिर्फ और सिर्फ विद्या ही लगा सकती थी कि वह कितनी थक चुकी है। इस समय विद्या को बिस्तर की याद आ रही थी। सासू माँ ने विद्या को 1001 थमाते हुए बोली, यह रहा तुम्हारा नेक बहू। विद्या को लगा कि जैसे महाराजिन को घर पर पैसे मम्मी दिया करती थी, आज ठीक वैसे उसे उसकी सास ने उसे दे दिया। सबके जाने के बाद विद्या थोड़ा बहुत खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर पड़ते उसके आंखों से आंसू छलक आए। कैसा परिवार है। फोन उठाकर देखी तो घर से 5 मिस्ड कॉल पड़े हुए थे। उसने फोन मिलाकर बात किया, सबका हालचाल लेकर रख दी। विद्या समझ चुकी थी कि जिंदगी की असली राह ससुराल है, जहां हजारों लोग के होते हुए भी अकेली हूँ। सोचते सोचते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। अब विद्या की हर सुबह इन्हीं सब में कब बीत जाता उसे महसूस भी ना होता। ऊपर से दुर्गा जी हर बात पर ये कहती, ये घर अब सिर्फ तुम्हारा है, इसे तुम्हें ही अब संवारना है। विद्या बिना जवाब दिए काम करती रहती। रोज जब हर कोई सोता रहता तभी विद्या की सुबह हो जाती। देवर का कॉलेज, पति देव का ऑफिस, ननद का स्कूल और सुबह का सबका नाश्ता। हर रोज विद्या अपने परिवार के लिए जल्दी उठती और अपने कार्य में जुट जाती। अब आप कहेंगे इसमें नया क्या है? यह तो हर गृहिणी की कहानी है, जिसकी दिनचर्या ही परिश्रम से शुरू होती है और परिश्रम पर बंद होती है। यही तो है महिलाओं का काम, जो मर्द प्रधान को बहुत ही आसान लगता है, मगर कभी निभा कर तो देखिए जनाब, एक दिन में ही एक महिला का परिश्रम समझ आ जाएगा। रोज सुबह का कार्य पूरा करने के बाद घर में झाड़ू पोछा, धूल को झाड़ना पोछना, कमरे को ठीक करना, घर के राशन खरीदने की लिस्ट बनाना, सबके कपड़े धोना, यही तो है अब विद्या की जिंदगी का हिस्सा। वक्त की सुई अपने हिसाब से दौड़ लगा रही तो वहीं विद्या के शादी को देखते देखते 1 साल गुजर गए। उन्हीं बीच घर में एक साथ 2 खुशियां आई। पहली विद्या प्रेग्नेंट थी तो दूसरी मीरा की शादी। विद्या को लगा शायद अब तो कुछ आराम कर लूंगी, मगर उन्हीं बीच घर में मीरा की शादी पड़ने से विद्या के लिए पूरा दिन ही बिल्कुल काम से भर जाता। लेकिन कौन सा घर पोते की आस में बहू को आराम नहीं देता। दुर्गा जी ने भी विद्या के कामों को कम करने का प्रयास किया। कुछ दिन के लिए काम वाली बाई लगा ही दिया, लेकिन बिन महिला आंगन सूना है। वाकई यह कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। विद्या पर दिन भर की दौड़ अभी भी कहाँ कम थी। घर की बड़ी बहू जो ठहरी। वक्त बीता और मीरा की शादी भी किसी तरह विद्या ने बिता ही डाला। वक्त भी अपनी रफ्तार पकड़े दौड़ रहा था। कुछ ही महीनों में विद्या का माँ पूरा होने को हो ही गया और उसकी डिलीवरी हुई। मुबारक हो, बेटी हुई है। विद्या यह सुनकर उदास हो गई कि मम्मी जी को तो चिराग चाहिए था। बेटे की आने की खुशी कहाँ एक और सबको थी, वहीं दुर्गा जी को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वक्त बीता और दुर्गा जी का गुस्सा भी बदला। आखिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद अपनी लक्ष्मी को स्वीकार ही लिया। वो भी ये बोलते हुए कि जल्दी अपनी मम्मी को बोलना कि तुम्हारे लिए एक भैया लेती आए। सभी उनकी ये बात सुनकर खिलखिला दिए, मगर विद्या सिर्फ मुस्कुराकर मम्मी जी को वो फरमाइश सुन रही थी, जो उसके हाथों में नहीं बल्कि भगवान के हाथों में होती है। बेटा बेटी तो एक स्वरूप है, ना तो बेटी कम है ना बेटा कम है। ससुर जी ने सासू माँ को टोकते हुए कहा, हमारी मीरा, निशा, रोहन इन 2 नालायकों से कम है क्या? अरे बहू, अच्छा हुआ नालायक जन्म न लिया, वरना ये 3 मिलकर उसे भी खराब कर देते। देखिए जी, पोती होने का घमंड ज्यादा ना करो। पोती भी तो मेरे नालायक की वजह से हमारे आंगन में है। सासू माँ ससुर जी से ठुनकते मिजाज में बोली और पोती का नाम झट से रख दिया श्रेया। श्रेया श्रेया यही गूंज रहती हर जगह, घर के हर कोनों से। समय के साथ श्रेया बड़ी होती गई
और मेरी आफतें भी बढ़ती गई। अब घर में एक हिस्सा ऐसा था जिसका ख्याल ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर ही डिपेंड था। श्रेया को दूध पिलाना, उसका ख्याल रखना, खाना पीना कराना, सब कुछ मुश्किल था। श्रेया की पूजा पाठ पे भी सब कुछ मुझे ही तो निभाना था। निभाते निभाते सासू माँ की हर बात को अमल करते करते मैं भी थक सी रही थी। शादी होने के बाद सुनती आई थी सब कुछ बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन उस अच्छे की कड़ी ये है जिसे मैं निभाए जा रही थी मगर निभ नहीं रही। काश घर के किसी कोने से मेरे लिए पुकार आए कि बहू तुम भी आराम कर लो। ना नींद पूरी होती है, ना श्रेया की भूख। पूरे दिन जगना, रात रात भर श्रेया का जगना, उसके पीछे मुझे भी जगना, उसके बाद सुबह के काम, परिवार का भार। कितना मुश्किल का सफर है लड़कियों का। फिर भी सबको उसमें कमी ही दिख जाती है। वक्त के साथ श्रेया भी बड़ी होने लगी और मैं बिल्कुल निसहाय। जहां एक और बाकी घर वाले चैन की नींद सोते, वहीं विद्या ना तो नींद पूरी ले पाती और ना ही आराम कर पाती। उसके पूरे दिन की भूमिका महज कमरे से किचन, किचन से कमरा हो गया था। कभी कभी विद्या जब किचन में खाना बनाती रहती तो तभी श्रेया सोकर उठ जाती और उसे ना पाकर रोने लगती। विद्या किचन को जैसा तैसा छोड़कर गैस को कम करके कमरे में श्रेया के पास भागती। जैसे उसे ध्यान आ जाता कि गैस बंद करना था और वो गैस बंद करने के लिए दौड़ पड़ती। यही कारण है कि जब तक श्रेया सोती रहती, विद्या खटाखट अपने कामों को निपटाने में जुटी रहती। लेकिन कहाँ इतना आसान होता है अकेले घर का सब काम करना। वक्त बीतता गया, श्रेया भी समय के साथ बड़ी हो गई। विद्या की परेशानियां थोड़ा कम नहीं हुई, बल्कि और दिन बर दिन बढ़ती गई। श्रेया के पसंद का लंच बनाना, उसकी पसंद को ध्यान देना, उसकी हर छोटी छोटी बातों को पूरा करना जैसे विद्या का ही तो काम हो। घर के बाकी सदस्य सिर्फ फरमाइश करते थे। शादी के बाद मीरा अक्सर यहीं पड़ी रहती। उस पे भी कभी कोई यह नहीं सोचता कि भाभी भी थक जाती होंगी, बल्कि मीरा यह जरूर श्रेया से कहती, तुम्हारी मम्मा सुपर महिला हैं। यह सुनकर श्रेया खिलखिलाकर हंस पड़ती। रोहन, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं कि मैं कैसे महसूस करती हूँ, या मैं भी थक जाती हूँ, या मुझे भी आराम की जरूरत है। बल्कि उल्टा कहते फिरते, विद्या तुम हर काम में निहायती ढीली होती जा रही हो, कछुए से भी ज्यादा सुस्त। क्या हो गया है तुम्हें? एक समय तुम हर काम में एक्टिव रहती, आज तुम बिल्कुल सुस्त होती जा रही हो। रोहन ने पोंछे की बाल्टी को पांव से धकेलते हुए बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा आज मुझे देर होगा आने में, तुम श्रेया को स्कूल से लेती आना। विद्या सोचने लगी, क्या श्रेया सिर्फ और सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी है? रोहन अपने दोनों भाइयों को भी तो लाने को सौंप सकते हैं। लेकिन विद्या ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब विद्या की जिम्मेदारियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उन्हें भी दुर्गा जी सीढ़ियों से फिसल कर गिर पड़ी। अब हुआ सोने पर सुहागा। विद्या के लिए अब एक और आफत बढ़ गई थी। दुर्गा जी की मालिश और रोज हर काम से खाली होकर उन्हें एक्सरसाइज करवाती। यही सब करते कराते विद्या के साथी को अब तक इतने साल गुजर गए थे, लेकिन विद्या ने कभी उप भी ना की। हर कोई उसे सुनाकर निकल जाता, लेकिन विद्या चुपचाप सुनती रहती। एक दिन उसने रोहन से इस बात पे बात करने की कोशिश भी की, तो रोहन ने उल्टा जवाब दिया, तो कौन करेगा ये सब माँ? अरे जब उन्हें ही करना था तो शादी ही क्यों करती? तुम्हें किस चीज की जरूरत है तो बोलो, मैं तुम्हें दिला दूं। विद्या ने रोहन से कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। वो समझ चुकी थी कि अब उसकी जिंदगी इन्हीं बंधनों में बंध चुकी थी। विद्या एक दिन खुद को बिल्कुल बीमार महसूस कर रही थी। उसने सब काम निपटाकर श्रेया को सुलाकर अपने घर अपनी बहन से बात करने लगी। बात ही बात में विद्या फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उसकी बहन ने उसे एक रास्ता दिया, क्यों नहीं तुम कुछ दिन के लिए यहाँ आ जाओ। विद्या जानती थी इतना आसान नहीं है इस घर से बाहर निकलना।
एक दिन भी फिर उसने रोहन से कहा, रोहन मैं थक जाती हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। रोहन ने दुर्गा जी की तरफ ताने मारते हुए कहा, काम ही क्या है तुम्हें, करती ही क्या हो, जो रोज एक ही बात पे कर बैठ जाती हो विद्या। शादी के 10 साल गुजर गए रोहन, मगर आप अभी तक ये नहीं जान पाए कि मैं करती क्या हूँ। विद्या ने रोहन से कहा, हाँ वैसे भी आप कहाँ से जानेंगे ये सब, जब करना पड़े तब समझ आता है कि मैं क्या करती हूँ। विद्या ने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए वो रोहन को समझा कर ही रहेगी कि वो क्या करती है और क्या करती आ रही है इतने सालों से। तो सुनिए रोहन, आपकी बीवी करती क्या है। जब पूरा घर सोता है तब आपकी पत्नी उठकर सारा काम पूरा करना शुरू करती है। घर के नाश्ता पानी से लेकर खाना पीना तक। इतना ही नहीं, सबकी फरमाइश को भी पूरा करती है। श्रेया को स्कूल से लाना और छोड़ना, घर पे उसके होमवर्क पूरा कराना और सासू माँ की मालिश। और आपके जाने के बाद का दृश्य पता है कैसा होता है? नहीं पता तो जानिए वो भी क्या होता है उसके बाद जिस वक्त आप उलाहना देते हुए घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, आपकी गाड़ी की चाबी, खाने का डिब्बा और रोज की तरह ये याद दिलाना कि श्रेया को आप लाएंगे या मैं। आपके जाने के बाद घर में छूटा हुआ कार्य पता है क्या होता है? टेबल पर पड़ा अखबार जिसके ऊपर चाय का कप रखा होता है, बाथरूम में पड़े आपके और श्रेया के गीले कपड़े और ठीक से बंद ना किया हुआ नल जिसकी टोंटी से बूंद बूंद गिरता पानी, बिस्तर पर पड़ा गीला तौलिया और तेल का ढक्कन खुला हुआ बोतल फेंका रहता है जिससे न जाने कितना तेल हर रोज बिस्तर पर गिरा रहता है, जिसे साफ करने में मुझे घंटों मेहनत लगती है। अलमारी से निकाली हुई 2-3 जोड़ी पैंट शर्ट जिनमें से एक जोड़ा ही आप पहन कर जाते हैं, बाकी बिस्तर पर ही ऐसे फेंक कर निकल जाते हैं। श्रेया के द्वारा चलाई गई तेज आवाज में टीवी जिस पर श्रेया के पसंद के कार्टून नेटवर्क चलता रहता है वो ही बंद करना होता है। और मैं विद्या आपकी पत्नी जिसे ये सब रोज की तरह व्यवस्थित करती आ रही इन 10 सालों से, जिसे आज तक किसी को नहीं दिखा। कभी सोचा आपने कि कैसे ये घर हरदम व्यवस्थित दिखता है? नहीं सोचा, क्यों सोचिएगा, ये तो औरतों का काम है ना, बोल दीजिए। विद्या की आंखें इतना सब कुछ बोलते बोलते गला भर आया और आंखें छलक पड़ी। अभी इतना ही नहीं, और भी सुनिए। हर रोज आपके जाने के बाद फर्श पर घंटों की मेहनत करके आपके घर को चमकाती हूँ। सबके जूतों के बने निशानों पर घंटे पोछा लगाकर पोंछती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि बिस्तर से आपका गीला तौलिया कैसे गायब हो जाता है? हर शाम आपका गंदा कमरा कैसे साफ होता है? हर सुबह फ्रिज को साफ करना, वह दूध दही और घर के बाकी राशन को देखते रहना, उनकी लिस्ट तैयार करना, बाजार से आए सामान को चेक करना कि कुछ छूटा तो नहीं, फिर पाई पाई पैसे को जोड़ना, कितना किसमें लगा और क्या बचा है। उसमें श्रेया की पढ़ाई को भी ध्यान देना होता है। कभी सोचा है आपने या आपके परिवार ने हर दिन अलग अलग फरमाइश का नाश्ता, दोपहर और रात का खाना कैसे बदलता है? मेज को खाने से कैसे अकेले सजाती है विद्या? नहीं ना, क्यों? क्योंकि आपके सारे कार्य जो बने बनाए हैं, खुद को कुछ करना है, करते तो हैं एक बहुत बड़ा काम, आप सभी मिलजुल कर मुझे हर पल सुनाने का काम, हर काम में कमी निकालने का काम। बस रोहन, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैं घर जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए, मैं भी रिलैक्स होना चाहती हूँ। रोहन ने विद्या की बात को काटते हुए कहा, तो घर कौन देखेगा? हमारे सारे काम टाइम पर नाश्ता खाना, श्रेया का स्कूल भी तो छूट जाएगा। मैं अकेली जाऊंगी रोहन, श्रेया यहीं रहेगी। उतनी छोटी बच्ची कौन संभालेगा? क्यों, श्रेया आपकी बेटी नहीं या इस परिवार की बेटी नहीं है? देखिए रोहन, मैं कुछ दिनों के लिए जाना चाहती हूँ, आप माँ से बात कर लीजिए।
रही बात श्रेया की तो मैं उसे साथ लिए जाऊंगी, मगर मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। रोहन इतना सब कुछ शांत होकर सुनता रहा और उसने सुबह होते ही विद्या से माफी मांगी, मगर विद्या भी अडिग रही। रोहन की बातों में इस बार वो जरा भी नहीं पिघली। माँ माँ, हाँ बोल, रोहन से दुर्गा जी ने पूछा। अरे माँ, विद्या कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना चाहती है। अरे क्यों अचानक से? विद्या यहाँ कौन देखेगा? अरे माँ, विद्या से क्या पूछ रही हो? अगर जाना चाहती है तो क्या दिक्कत है? रोहन ने माँ को टोकते हुए कहा। विद्या किचन में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। एक लंबे अरसे के बाद विद्या अपने घर जाने वाली थी। वह बहुत खुश थी। तभी सासू माँ ने रोहन से पूछा, अरे ठीक है तो कब तक आना है? विद्या बहू, कल चली जाओ और एक दिन रहकर आ जाना। विद्या यह सुनते ही उदास हो उठी, लेकिन मन ही मन ये सोचने लगे कि पहले आप जाने तो दीजिए, मैं जल्दी आऊंगी ही नहीं मम्मी। कुछ दिन आप लोग भी जानिए कि विद्या इस घर की क्या है। रोहन के आग्रह करने पर और ससुर जी ने सुनते ही कह दिया, अरे जाने दीजिए ना दुर्गा जी, बहू भी तो एक जगह रहते रहते बोर हो गई होगी। अजी आप भी खूब हैं, मैंने कब मना किया, बस बहू जल्दी ही आ जाए, वरना घर कौन देखेगा। क्या बात करती हैं आप दुर्गा जी, बहू के पहले इस घर की बहू आप भी तो रही हैं और अपने घर को बखूबी संभाला है। इतना क्या रोक टोक, बहू तू अपना सामान पैक कर ले, कल ही रोहन तुझे पहुंचाएगा। जी पापा, विद्या ने जवाब दिया। विद्या आज बहुत खुश थी कि कितने सालों के बाद अपने घर के दहलीज पर कदम रखेगी। खुलकर हंसेगी और बोलेगी और सोएगी और सांस लेगी। विद्या ने रात में ही चना भिगो दिया और सुबह उठते ही चने की दाल का भरवा पराठा, सेवई, आलू मटर की सब्जी बना दी। सबको एक एक बार चाय भी पिला दी और तैयार हो गई। मीरा ने विद्या को इतना खुश होते देखकर पूछा, अरे भाभी, आज तो आप बहुत खुश हो, कोई खुशी की बात है क्या? हाँ, मैं अभी घर निकल रही हूँ अपने, कितने सालों बाद जा रही हूँ। नहीं, कल मम्मी जी से पूछी तब जा रही हूँ। मीरा ने दुखी मन से कहा, कब आएंगी आप? देखिए 2 दिन रुककर। मीरा खुश हो गई। विद्या मीरा की भावनाएं समझ गई कि उसके मन में क्या चल रहा है। तभी पतिदेव ने आवाज लगाया, अरे विद्या निकलो भाई, देर हो रहा है। जी आई। विद्या ने दुर्गा जी का चरण स्पर्श किया और दुर्गा जी ने तुरंत कहा, जल्दी आना बहू, तुम्हारे बिना ये घर सूना हो जाएगा। जी मम्मी, विद्या ने जवाब दिया। इधर विद्या अपनी बेटी के साथ अपने घर आ गई और सबसे सालों बाद मिलकर बहुत खुश हो गई। रोहन के जाते ही विद्या बहुत खुश हुई और फिर क्या शाम के खाने पर उसने इन 10 सालों की कहानी 10 मिनट भी ना लगाते हुए सुना दी। सभी चकित रह गए यह सुनकर, इतना सीधा परिवार और इस तरह की हरकत। विद्या ने 2 दिन रहकर जाना चाहा, रुकना तो वो भी चाहती थी, लेकिन उसने फॉर्मेलिटी में फोन करके पूछा, कुछ दिन और रुक जाऊं? अब बेचारे पतिदेव रोहन शांत थे। ठीक है, रह जाओ, लेकिन घर को तुम्हारी बहुत जरूरत है विद्या इन दिनों। अरे ऐसे कैसे, आप सब तो वही हैं, मैं नहीं हूं, तो भी क्या बिगड़ रहा है, घर पे सब ठीक है। रोहन ने दबे मन से कह दिया, हाँ। विद्या इन दिनों इतनी कमजोर हो चुकी थी कि सबने उसका ब्लड चेक करवाया तो ब्लड बहुत ही कम निकला। डॉक्टर ने आराम करने को लिखा और खूब खाने पीने को कहा। विद्या बताने लगी, वहां तो मैं पानी तक सही से पी नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ सारे कामों में। इतना बोलकर उसकी आंखें छलक गई। ऐसा करते करते विद्या 1 हफ्ते किसी तरह अपने घर पर रुकी रही। एक दिन विद्या को लेने उसके घर से रोहन और देवर जी आ गए। अब तो विद्या चाह कर भी ना रुक सकी और दबे मन से वापस अपने ससुराल आ गई। इधर जब वह ससुराल आई तो उसने देखा पूरा घर अस्त व्यस्त बिखरा पड़ा हुआ है। किचन में उसकी छोटी ननद निशा खाना बना रही थी।
दुर्गा जी लगातार उसकी मदद कर रही थी। विद्या चुपचाप अपने कमरे से ये सारा दृश्य देखती रही। अगली सुबह विद्या जल्दी ना उठी और उसे किचन से मीरा के बड़बड़ाने की आवाज आई। अरे जब भाभी गई तो ठीक ठाक थी बिल्कुल, वहां जाते ही बीमार पड़ गई। तभी ससुर जी टोकते हुए बोले, क्यों, वो इंसान नहीं है क्या? पूरे साल तो इस घर में विद्या ही विद्या दिखती है हर जगह। बीमार है तो आराम कर लेने दो कुछ दिन। और मीरा चुप हो गई और दुर्गा जी के साथ मिलकर खाना बनाने लगी। 2 दिन तक घर का यह स्वरूप विद्या को सुकून दे रहा था कि तभी पापा जी ने बड़ी जोर से बरामदे में बैठे बैठे कहा, अजी दुर्गा जी जरा पकौड़े तल दीजिए तो मजा ही आ जाएगा। दुर्गा जी ने तेजी से गुस्साते हुए पापा जी को जवाब दिया, अजी यहाँ गर्मी में खड़े खड़े पसीना टपक रहा है और इनको पकौड़े चाहिए। पकौड़े की तरह तलने की मुझे जरूरत नहीं, खड़े खड़े पैरों में दर्द है। अरे भाग्यवान, पकौड़े और आपके पसीने से क्या लेना देना है? अच्छा तो जरा किचन में खड़े होकर आधे घंटे काम कर लीजिए, समझ आ जाएगा पकौड़े की कीमत। दुर्गा जी ने पापा को जवाब देते हुए कहा। पापा जी जोर से ठहाका लगाते हुए बोले, वाह भाई वाह, 2 दिन खड़े होने पर तुम सब इतनी उफ उफ कर रही हो। लेकिन क्या किसी ने विद्या बहू के बारे में सोचा? बिल्कुल नहीं। या कभी विद्या बहू ने ये कहा किसी से कि खुद के फरमाइश को खुद से पूरा करिए? या कभी बहू ने ये कहा कि मुझे गर्मी लग रही है? बल्कि सदैव उसने सबकी पसंद का ख्याल रखते हुए बढ़िया भोजन बनाकर खिलाते देखा है। कभी भी उसे ताना मारते बड़बड़ाते नहीं देखा, ना ही कभी उसे किसी की बुराई करते पाया। सदा जी जी में सर हिलाने वाली बहू सबको नहीं मिलती दुर्गा जी। आज की बेटियां किचन में खड़ी हो गई तो आपको समझ आया कि किचन में पसीना भी टपकता है। अगर इस घर में सब मिलकर कार्य करे तो बहू भी भला क्यों बीमार हो? विद्या ये सब अपने कमरे से सुन रही थी। उसकी आंखें भर उठी। तब दुर्गा जी ने तय किया कि आज से सभी लोग मिलकर कार्य को निपटाएंगे ताकि बहू पर बोझ न रहे। विद्या ने उसी दिन पापा जी के पसंद के पकौड़े तलकर उन्हें खिलाया। उस दिन से सभी को समझ आ गया कि विद्या भी इस घर का वो हिस्सा है जिसने पूरे घर को संवार रखा है। बस इतनी सी थी ये कहानी, इसलिए हमें अपनी बहू को भी वही समझना चाहिए जैसे हम अपनी बेटी को समझते हैं। बहू भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है जो दिन भर पिसती रहे। उसे भी आराम चाहिए होता है। अगर सब मिलकर काम करें तो किसी को भी कोई परेशानी नहीं होगी और काम भी आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में एक नए वीडियो में।